ठीक है, तो ये पेपर अब हम एंड कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 23। हमने इसके बाकी दो पार्ट्स सेक्शंस कर लिए हैं। अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 4 वेरिएंट 1। ठीक है, तो ये वेरिएंट 1 है। सेक्शन सी इसका हम कर रहे हैं अभी। मैक्रो, आंसर एनी वन क्वेश्चन और वाला सिनेरियो है। मेरे हिसाब से हर बच्चे को यहाँ पर क्वेश्चन 4 करना चाहिए। आपके दिमाग में कौन सा सवाल था? क्वेश्चन 4 ही है ना, क्वेश्चन 4 ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। अच्छा, अच्छा देखो सवाल क्या है। सवाल है, assess the extent to which monetary policy can be used effectively to solve the problem of unemployment। तो बेसिकली सवाल में मुझे मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सॉल्व करती है AO1 AO2 बताना है। ठीक है, 14 मार्क में और 6 मार्क में फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बुराइयां करनी है। ठीक है, तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है। दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बताओ, विदाउट जॉब्स, एक्टिवली सीकिंग जॉब, इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ थोड़े बहुत। बंदा फ्रिक्शनल का जिक्र कर दे, सीजनल का जिक्र कर दे, स्ट्रक्चरल का जिक्र कर दे, सिक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है वो बता दे। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़े बहुत यहाँ पर आपको बताने, बिकॉज यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो A2 में आंसर की बेस सेट करनी होती है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट कम बताया कि बढ़ती है तो इनकम्स कम होती हैं, स्टैंड ऑफ लिविंग कम होते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है तो बजट डेफिसिट हो जाता है, गवर्नमेंट विल हैव टू गिव आउट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाएगी विच विल लीड टू अ नेशनल डेट बढ़ जाएगा। आप बोलो रिसेशन आ सकता है, ये सारे मसले हैं, तभी इस मसले को जो है वो सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप पहले मॉनेटरी पॉलिसी बता दो, डिफाइन कर दो और फिर ये सब बता दो। तो मैंने पहले अनएम्प्लॉयमेंट बताया, उसके कॉजेज बताया, उसके प्रॉब्लम्स बताया। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा। तो अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा, बोलूंगा भाई इसके टूल्स हैं मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड क्रेडिट रेगुलेशन। तो फिर मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जिक्र करूंगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हो, सो यू हैव टू स्पेशली मेंशन दिस कि हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा रहे हैं, हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। A2 के बच्चे हो, मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी ये भी बताना पड़ेगा। बताओ, मनी सप्लाई बढ़ेगी थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पर गवर्नमेंट विल परचेज बॉन्ड्स, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर्स कम होंगे, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, बोरो ज्यादा होगा, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट गिरता है तो एक्सचेंज रेट भी गिरता है, डी वैल्यू हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है। कैसे होता है? इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बाहर वाले आपकी कंट्री में आके सेव नहीं करेंगे, हॉट मनी फ्लोस कम हो जाएंगे, तो डिमांड फॉर करेंसी कम होगी, एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, विच विल लीड टू अ बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। अब इन सारी चीजों से कंजम्पशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्स माइनस एम बढ़ रहा है, तो आप देखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रहा है। आपकी इकोनॉमी में जो है वो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, स्पेशली मेंशन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है। आउटपुट बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। कौन कौन सी डायग्राम्स एक अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पर बनानी चाहिए? आप यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी डायग्राम्स बना सकते हो अपने आंसर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। पहला ग्राफ आपका मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला बनेगा, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना होगा इंटरेस्ट रेट, फिर जो है वो यहाँ पर आपने लिखना होगा क्वांटिटी ऑफ मनी। आप यहाँ पर मनी बैलेंसेस भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो है फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बनाया, सही है, या इसको आप मनी डिमांड भी कह सकते हो। ठीक है, आपने फिर एक मनी सप्लाई बना के दिखाया, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम आपने उसको शो कर दिया। ठीक है, फिर इसी की कनेक्टिविटी में मैंने एक और ग्राफ बनाया जिसपे मैंने यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट रेट, फिर मैंने यहाँ पर लिखना है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सही है, और इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मैं ना थोड़ा सा मनी सप्लाई पीछे बना रहा हूँ, वरना ना जब मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे ना तो मसला होगा। थोड़ा ना इसको यहाँ बना लेते हैं। तो ये आपका आ गया मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटी ऑफ मनी, इक्विलिब्रियम, मनी सप्लाई। मैंने इसी लाइन को कनेक्ट करा यहाँ से
और यहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, ठीक है। तो मैंने इन दोनों ग्राफ डायग्राम्स को लिंक कर दिया। ये होता है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या सिंपली इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। ये मेरा जो है वो यहाँ पर आ गया पॉइंट ए। फिर ये चीज़, अच्छा अब मुझे क्या करनी है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है ना। तो मुझे मनी सप्लाई को जो है वो बढ़ाना है। नहीं नहीं, दोनों बनानी है ना आपको, तो दोनों बनानी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। कनेक्टिविटी बनानी है लाजमी तौर पे। सही है, तो मैं मनी सप्लाई क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आप देखो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी। तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर ये आपका आ गया E1। इसी लाइन को आगे कनेक्ट कर दो, इंटरेस्ट रेट कम करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा के दिखा दो। तो ये एक बड़ा अच्छा आंसर है। एज एन A2 स्टूडेंट आपको लाजमी बनानी है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा ये ग्राफ। इवन अगर आप इन्फ्लेशन की पॉलिसी, डिफ्लेशन की पॉलिसी, किसी भी केस में समझा रहे हो, आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। एक डायग्राम तो आपकी ये होगी। दूसरी डायग्राम जो यहाँ पर आपको बनानी है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम वाली बनानी है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को सिंपली बढ़ा के दिखाना है, तो ये बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। सही है, तो वाई AE जो है वो मैंने बढ़ा के दिखाना है। इक्विलिब्रियम E से E1 आ गया, ये मेरा वाई बढ़ गया, दिस इज वाई, दिस इज AE। ठीक है। अच्छा मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि यार एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब है बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया ना, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग बैंकों में पैसे डालेंगे। जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होगा तो बैंक उसको लोन आउट करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी। सही है। अच्छा यहाँ पर ना आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हो। सही है, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर है बेटा इसमें ये, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उसमें आप उसको, वही बात है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लायर। इससे आपका ना आंसर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा। आपने उधर इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है ना, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दो, बोलो भाई 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमी का मल्टीप्लायर जो है वो 5 है। 5 मल्टीप्लायर कब होता है, जब MPC 0.8 होगा, जब MPC 0.8 होगा। सही है, इसकी वजह से जो है वो मेरी इकोनॉमी में $500 मिलियन का मल्टीप्लायर आएगा। सही है। और फिर एक और डायग्राम उमर बेटा, ये भी जो आप कह रहे हो LRAS वाली बनाओगे, क्योंकि इसको मैं इवैल्यूएशन में यूज कर रहा हूँ। क्लियर है। अब इवैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, अब इवैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। ठीक है। अब आप उसको बताओ कि भाई सबसे पहली चीज, मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी ओनली डील्स विद सिक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन नॉट रिड्यूस अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दिस इज द रीजन आई हैव मेंशन्ड द अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन माय आंसर, क्योंकि मैं इवैल्यूएशन में अब सप्लाई साइड पॉलिसी की भी बात करूंगा। फिर आप बोलो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपका प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि लोगों की जब इनकम्स बढ़ती हैं ड्यू टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, वापसी AD कम हो जाएगा, तो वापसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। आप बोलो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। आप बोलो बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड, एब्सेंस ऑफ क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स। आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट माइट ऑलरेडी बी टू लो, अगर 2% से 1.95% कर रहे हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ना है इकोनॉमी में। फिर आप कह सकते हो कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट कम होगा, एक्सचेंज रेट कम होने के अपने बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों? एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है तो इससे AD बढ़ेगा। दूसरा, इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट आप बोलो लिक्विडिटी ट्रैप। एज एन A2 स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान लिक्विडिटी ट्रैप है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा मनी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में अगर तुम मनी सप्लाई को बढ़ा भी लोगे तो इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी मनी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है तो मनी सप्लाई के बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी ट्रैप वाज। तो आपने जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप बताया कि बताया गया कि लिक्विडिटी ट्रैप होगा तो इंटरेस्ट रेट विल बी अनचेंज्ड, उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिलाई ही इंटरेस्ट रेट पे कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं हुआ तो पूरी पॉलिसी फेल है, फायदा ही नहीं है लगाने का। फिर आप बोलो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गो फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज। आप बोलो कि आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे काम करो, उससे आप ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वर्कर्स की बढ़ा सकते हो, उससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। यू कैन प्रोवाइड पीपल द इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स अवेलेबिलिटी। आप जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर सकते हो। सही है। तो बहुत अच्छी इवैल्यूएशन यहाँ पर बन सकती है, बहुत मल्टीपल पॉइंट्स हैं, आपको तो सिर्फ कोई 3 लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने अपने आंसर की इवैल्यूएशन लिखी भी है, मैंने इसकी इवैल्यूएशन थोड़ी लंबी करी भी है। सही है। कंक्लूजन आपका फिर देखो कंक्लूजन क्या है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड द मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और आप ये भी लिख सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन ओनली रिड्यूस सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
अब यही सवाल फिस्कल पॉलिसी पे भी आ सकता है, यही सवाल सप्लाई साइड पॉलिसी पे भी आ सकता है। सही है। यही सवाल सेम आंसर होगा अगर इस यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पर रिसेशन लिख देता। सही है। फिस्कल पॉलिसी विद रिसेशन भी आ सकता है। सप्लाई साइड पॉलिसी सब रिसेशन के टाइम पे नहीं होती। फिर इन्फ्लेशन की पॉलिसीज वाले सवाल, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने फिस्कल पॉलिसी का सवाल किया था मेरे ख्याल में, और वो नेगेटिव आउटपुट गैप था। पॉजिटिव आउटपुट गैप पे भी आ सकता है जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगानी पड़ती हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का भी आउटपुट गैप्स के साथ आ सकता है, पॉजिटिव आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप। क्लियर है। बहुत मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बनती है पॉलिसीज से, एंड पॉलिसीज इज वेरी लाइकली दिस ईयर। पॉलिसीज के चांसेस हैं इस साल। ठीक है। बेसिकली हम बता रहे हैं कि हाउ द पॉलिसी सॉल्व द इशू। 14 मार्क में तो सिर्फ ये बता रहे हैं हाउ द पॉलिसी इज सॉल्विंग द इशू। ये हाउ द पॉलिसी इज सॉल्विंग द इशू। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सवाल बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है जो हम करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ये थोड़ा अलग सवाल है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट द ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स हाई इनकम कंट्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज? तो AO1 और AO2 में तो मुझे उसको खाली इतना बताना है कि हाई इनकम कंट्रीज को क्या फायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन से, और लो इनकम कंट्रीज को क्या नुकसान होते हैं ग्लोबलाइजेशन से। सही है। तो ग्लोबलाइजेशन से हाई इनकम कंट्रीज को क्या फायदे होते हैं और लो इनकम कंट्रीज को क्या नुकसान होते हैं? नहीं नहीं बेटा, अलग है ये करेक्टरिस्टिक्स वगैरह थोड़ी पूछ रहा है। तो आप बताओ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वही बात है, फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाई स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बेसिकली मल्टीनेशनल FDI वगैरह की बात करनी है। तो डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई एंड लो इनकम कंट्रीज। अब लो इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत बार लिख चुके हैं। लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो हाई इनकम कंट्रीज में हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो इनकम कंट्रीज में हाई डिपेंडेंसी रेशियोज, हाई इनकम कंट्रीज में लो डिपेंडेंसी रेशियोज। लो जीडीपी कर कैपिटा, हाई इनकम्स में हाई जीडीपी पर कैपिटा। और हाई इनकम कंट्रीज कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट होती हैं? टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है, वाइल लो इनकम कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर्स। क्लियर है ये चीज? सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग आपका प्राइमरी और टर्शरी होता है। प्राइमरी से पता चलता है कंट्री डेवलपिंग है या नहीं है, और टर्शरी से पता चलता है कंट्री हाई इनकम डेवलप्ड है या नहीं। सही है। फिर आप बताओ कि हाई इनकम कंट्रीज को क्या बेनिफिट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के? तो भाई क्या फायदे होते हैं हाई इनकम कंट्रीज को? भाई हाई इनकम कंट्रीज को एक्सेस मिल जाता है मार्केट्स का। हाई इनकम कंट्रीज को जो है वो रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होता है कि दे कैन एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स, अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स वगैरह तो हट जाते हैं, तो दे कैन इजीली सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रांसफर होगी, कैपिटल, मशीनरी, ये सब फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। FDI अट्रैक्ट करता है हाई इनकम कंट्रीज। सारी बड़ी बड़ी दुनिया के जो हॉट हेडक्वार्टर्स हैं वो हाई इनकम कंट्रीज में ही हैं। ठीक है। स्पेशलाइजेशन, जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन एनकरेजेस कंपैरेटिव एडवांटेज ना, क्योंकि कंट्री स्पेशलाइज करती हैं, ट्रेड बैरियर्स तो नहीं है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज से फायदा ये होता है कि अगर कोई लो इनकम कंट्री स्पेशलाइज कर रही है किसी रॉ मटेरियल में, तो हाई इनकम कंट्रीज कैन इजीली बाय दैट। तो कंपैरेटिव एडवांटेज से क्या होता है कि हाई इनकम कंट्रीज जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकती है बाय बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चीप रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन लो इनकम कंट्रीज। तो इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है। जिधर बात करते हैं लो इनकम कंट्रीज की, तो लो इनकम कंट्रीज को नुकसान होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्योंकि AO1 और AO2 में मुझे क्या बताना है, सवाल वापस पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स हाई इनकम कंट्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्रीज के फायदे, लो इनकम कंट्रीज को नुकसान। क्या नुकसान? डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट्स, भाई डिपेंडेंट हो जाएंगे। MNCs जो हैं, मल्टीनेशनल जो हैं, वो एक्सप्लॉइट करती है इनके लेबर को, इनके रिसोर्सेज को डिप्लीट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है, प्रॉफिट्स अपने मुल्क वापस भेजती है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दे में स्ट्रगल टू कम्पीट विद हाई इनकम कंट्रीज इन ग्लोबल मार्केट्स। अगर ग्लोबलाइजेशन हो भी जाती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को क्या फायदा है? उनके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से कम्पीट कर पाए, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ये। इट कैन इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, एक बहुत बड़ा मसला भाई। जब MNCs आपकी कंट्री में आती है ना, तो वो हमेशा आपके सबसे अच्छे शहर में आएंगी। अब आपके सबसे अच्छे शहर में आ रही है, जो गांव देहात है वो तो अभी भी गांव देहात है, इससे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन से इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो तो पीछे रह जाती है ना, अर्बन वालों को फायदा होता है। कह रहे हैं चीज तो मसला। अब आपने इवेल्युएशन, बहुत सिंपल है, इवेल्युएशन में आपको बताना है नो, ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज बेनिफिट नहीं होता, लो इनकम कंट्रीज को भी फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है।
आप बोलो लो इनकम कंट्रीज को भी ग्लोबलाइजेशन के फायदे होते हैं। आप बोलो एमएनसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करती हैं, आउटपुट बढ़ता है तो इनकम्स बढ़ती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पॉवर्टी कम होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है। इन्हीं पॉइंट्स को आप एनालाइज करोगे, सही से समझाओगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर तो खैर पूरा नहीं दिखा रहा, मैं आपको ना इसकी इवैल्यूएशन दिखा रहा हूँ। देखो ये इसकी इवैल्यूएशन और कंक्लूजन है, देखो जरा ये इसका इवैल्यूएशन और कंक्लूजन। बड़ा सवाल तो आसान है, पर ये ऑन दी डे एकदम से पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब एक सवाल ऐसा हमेशा होगा जो आपको आता होगा अगर आपने पढ़ा है। सेक्शन बी और सी में से एक सवाल ऐसा होगा जो आपको बहुत आसान लगेगा, ए टू में यही सबसे अच्छी बात है, और शुरू से ए टू में यही है। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों सवाल नहीं आ रहे होंगे, ये बहुत मुश्किल सी बात है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर पेपर में जाना भाई।